नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह। साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। हमारी केमिस्ट्री चल रही थी बच्चों। क्या चल रहा था? केमिस्ट्री। कल हमने पूरे अच्छे से उस कुछ भाग को हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। टीएनटी पढ़ा था, डायनामाइट, आरडीएक्स वगैरह कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसी पीरियोडिक टेबल का कुछ भाग है, समस्थानिक अणु क्या होते हैं, समस्थानिक को आज पढ़ेंगे। आज हम 2 से 3 चीज निपटाएंगे। पहला टॉपिक निपटाएंगे आज समस्थानिक वगैरह, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शन, केमिकल केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक हमारा शायद है नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है। आज हम केमिस्ट्री के 3 टॉपिक खत्म करेंगे। और आप लगातार प्रश्न लगा रहे हो, आप लोग केमिस्ट्री के लग रहे हैं क्या? आशा है कि जितना पढ़ा दो उतना कि केमिस्ट्री के कम से कम क्वेश्चन लगे। चलो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ते रहे। आज हम समस्थानिक, आइसोट्रॉप्स, समभारिक सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। कोई बच्चा ये बता सकता है क्या, अगर आप लोगों को कुछ याद होगा थोड़ा सा, C6H12, C6H12 वाला, तो ये वाला जो भाग होता है वो कौन होता है? ये जो नीचे वाला जो लिखा रहता है वो कौन होता है? तो आप क्या बताओगे? एटॉमिक नंबर। अब मुझे ही सफोकेशन लग रहा है क्या? बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। ऐसा घबराहट सी ये बंद हो गया पूरा चारों तरफ से, वेंटिलेशन भी नहीं कुछ। हम्म। तो बेटा, ये 6 वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? एटम नंबर कहते हैं। एटम नंबर, एटम नंबर कहते हैं। इसी को हम परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। और इसी को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। और इसी को हम प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। समझ में आया था? प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। और बच्चों, इसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है बच्चा। अगर हमने आपसे पूछा जाए, थोड़ा सवाल भी करेंगे और थोड़ा सा बात भी चर्चा करते चले। हमने बताया नीचे जो लिखा होता है उसे एटॉम नंबर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर कहते हैं, प्रोटॉन नंबर कहते हैं। अगर मैं पूछूं कार्बन का प्रोटॉन संख्या कितनी, तो आप क्या बताओगे? 6। ऊपर वाला, ये ऊपर 12 लिखा है ना ऊपर वाला, इसे एटम मास कहते हैं। एटम मास कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान, या किसी किताब में भार भी लिखा रहता है, ठीक है। एक ही बात होता है। या आपको क्या मिल जाएगा? परमाणु भार मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे थोड़ा सा समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूटोनिक, बहुत ही सरल है। अगर आप थोड़ा सा पकड़ लोगे, बस आपको 4 बातें याद रखनी है। ये वाला पूरा पार्ट याद कर लो और ऊपर वाला पार्ट आप याद कर लो। कल हमने संयोजकता, बैलेंसिंग निकालना सिखाई थी, आ गई थी आपको। अगर बैलेंसिंग किसी भी पेपर में आए तो थोड़ा आपको उसकी याद रखना पड़ेगा कि कैल्शियम किस नंबर पे आता है, पोटेशियम किस नंबर पे आता है, ये सारी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। परंतु हम आज जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका नाम है समस्थानिक C612। C612। तो नीचे वाला जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। नीचे वाला कौन होता है? एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, प्रोटॉन नंबर होता है। ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बेटा, समस्थानिक क्या होता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि समस्थानिक क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? जो एटम नंबर होता है, एटम नंबर होता है वो सेम होगा। एटम नंबर क्या होगा? सेम होगा। जबकि एटम मास होगा ना, वो अलग होगा। एटम मास होगा वो क्या होगा? अलग होगा या डिफरेंस होगा। मेरी बात सब ध्यान से सुनना, समझदारी को पूरी तरह से बता दूंगा। सवाल यहां से बनते हैं। मैंने बोला कि एटम नंबर इसका क्या होगा? सेम होगा। और एटम मास इसका क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं, दोस्तों उधर देखना, C6 पेपर में लिख के आ गया, C6 12, कार्बन C6 13 और C6 14।
ये पेपर में लिख के आया, ऐसे ही पेपर में लिख के आया, दिए गए वाक्य में छांटिए, और पेपर में 4 ऑप्शन थे, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉन, आइसोडाइपर। 4 ऑप्शन है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा आइसोटॉप है, आइसोबार है, कौन सा। तो हमको क्या है, हम कैसे चेक करेंगे कि ये क्या है। तो बताओ, देखो नीचे की संख्या 6, नीचे की संख्या 6, नीचे की संख्या 6, तो एटॉम नंबर क्या होता है, सेम हो रहा है। जबकि एटॉम मास देखना इधर, इसका एटॉम मास क्या हो रहा है, अलग अलग होता है। अगर एटॉम नंबर सेम है और एटॉम मास भिन्न है, इसी को क्या कहते हैं, समस्थानिक आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है बेटा कि अगर पहली परिभाषा से ही मिल जाए तो आप लगा दोगे। तो पहली परिभाषा परिभाषा देकर पूछ लिया जाए कि किसका एटॉम नंबर सेम होता है, किसका एटॉम मास अलग होता है, दिए गए वाक्य को चुनिए, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको परिभाषा भी याद कराते चलना हूं, किसी को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब मोस्टली कई बार क्या होता है बच्चों, ये परिभाषा ना देकर ये दे देता है, रासायनिक गुण तो क्या हो, समान, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, भिन्न हो। जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। आप दो परिभाषा को बच्चों याद रख लेना, दो परिभाषा, परिभाषा से ही प्रश्न बनेगा ज्यादातर। या आपको ऐसे केमिकल देकर दे देगा, पूछे जाएगा समस्थानिक है या संभारिक है या समन्यूटॉनिक है। अगर जिसके एटॉम नंबर सेम है और एटॉम मास भिन्न है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। या दूसरी परिभाषा भी जान लो कि केमिकल प्रॉपर्टी देन सेम एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस। तो ये जो पार्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछ लूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये बताओ, ये जो ऐसी रिएक्शन लिखकर आ गई पेपर में ऐसे रिएक्शन लिख के आ गई, और आपसे पूछा गया ऑप्शन में कि समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूटॉनिक और सम आइसोटाइपर, तो आपको ऑप्शन में ही पता तो चलेगा कि सर नीचे वाली संख्या कैसी होती है, सेम होती है। जब नीचे वाली संख्या सेम होती है, उसी को क्या कहते हैं, हम समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, सबसे ज्यादा याद कर लो, पेपर में पूछने वाला सवाल मिल गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, देखो 1h1, 1h2, 1h3। कई बार पेपर में तो गैप करके भी दे देगा, आपसे गैप करके पूछा जाएगा, दिए गए वाक्यों में से हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो आपको छांटना पड़ेगा। तो 1h1 को क्या कहते हैं, प्रोटियम, 1h2 को ड्यूटेरियम और 1h3 को ट्राइटेरियम। तो कहने का अर्थ है बच्चों, आपको हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। इसी तरह कार्बन के भी 3 होते हैं, 6, 6, 12, 30 और 40। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उठ रहा है यहां से, जो पोलोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम एलिमेंट होते हैं, उसके समस्थानिक सबसे ज्यादा होते हैं, लगभग 27 के समथिंग होते हैं। कितने, 27 के। तो सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, पोलोनियम के होते हैं। और प्रश्न कहां से आएगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1h1, 1h2, 1h3, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। तो ये तीनों प्रश्न आपको भली भांति आना चाहिए। सब बच्चे जुड़े हुए हैं क्या, सब बच्चों को समझ में आ रहा है कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा, ठीक, सही बच्चे जुड़ते रहे। हमने समस्थानिक समझ लिया, आइसोटॉप क्या होता है, कोई दिक्कत है समस्थानिक में, निकालना सीखे आप समस्थानिक क्या होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, सम न्यूटॉनिक पूछ लेते हैं, चलो आप पूछ लेते हैं आइसोबार। कौन सा बार, आइसोबार को थोड़ा सा समझेंगे सब बच्चों। आइसोबार क्या है, आइसोबार ये बताओ, आइसोबार पर अगर हम बात करें आइसोबार क्या होता है, तो आपको ये बताओ, दिख रहा है क्या कुछ यहाँ पर, यहाँ पर संख्या आपको दिखाई दे रही है क्या कुछ, थोड़ी सी देखो, एटॉम नंबर कितना है, 32, एटॉम नंबर क्या होता है, 34, इसका एटॉम मास कितना है, 76, इसका 76, इसका भी एटॉम नंबर, एटॉम मास कितना है, 76, और एटॉम मास इसका 76। तो हम ये कह सकते हैं क्या, हम ये परिभाषा बना सकते हैं कि एटॉम मास जो होता है, एटॉम मास जो होता है वो सेम होगा। एटॉम मास कैसा होगा, सेम होगा, एटॉम मास सेम होगा। जब एटॉम मास सेम होगा तो एटॉम नंबर क्या होगा,
एटम नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा या भिन्न होगा। कितनी बात आपको समझ में आई? देखो सब में देख लो, ये रिएक्शन आई हुई है इसलिए मैं यहां से कॉपी करके लाया हूं। ये रिएक्शन आई हुई है पेपर में, ये रिएक्शन दे दी गई, ये पेपर में रिएक्शन आ गई और आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन है, समस्थानिक, आइसोटॉप, आइसोबास, समन्यूट्रॉनिक और आइसोडाइपर। तो बताओ, आपको बता दें, अगर पेपर में ये रिएक्शन दे दी गई है और तो आप क्या कहोगे, देखो 27 और 28 अलग अलग हैं, परंतु देखो 64 ऊपर लगाए और 64 क्या लगाए, नीचे लगाए। जब 64 ऊपर वाली संख्या क्या हो रही है, सेम हो रही है। जो ऊपर वाली संख्या सेम है, ऊपर वाली संख्या सेम होते हैं उसी को क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। एक बार और देख लो, देखो यहाँ पर 26 Fe 58 58, ठीक है, 27 निकेल 58। तो देखो ये संख्या क्या होता है, देन एटम नंबर अलग अलग है, डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंट। और ये वाला जो नंबर है, ये वाले जो नंबर हैं वो कौन है, एटम मास। एटम मास जो है वो कैसा होता है, सेम है। एटम मास कैसा है, सेम। तो आपको निकालना सीख जाओगे, समभारिक क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। इसमें भी देख लो बेटा, इसमें 40, इसमें भी क्या है 40, ये अलग है और ये अलग है, परंतु ये दोनों क्या है, समान होते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है क्या? समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, बच्चों बता दो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जल्दी से बता दो, कोई कमेंट, ठीक है। तो हमने बताया समभारिक क्या होता है, सम। अब आते हम लोग थोड़ा सा सम न्यूटोनिक पर। किसके ऊपर आते, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल भी दिए गए बेटा, ये ऐसे सवाल आए हुए, सवाल भी लेके आए आपके लिए, ठीक है। अब बेटा हमने यहां पर देख लिया, पहला देख लिया था हमने समस्थानिक आइसोट्रॉप, और दूसरा देखा हमने समभारिक आइसोबार, ठीक है बच्चा। इन दोनों को अच्छी तरह से आपने सीख लिया कि नीचे संख्या एटम नंबर इज द सेम, तो कहलाएगा आई, कौन कहलाएंगे, आइसो समस्थानिक को, सम न्यूटोनिक आइसोट्रॉप्स, ठीक है। अगर हम पूछा जाए कि एटम नंबर इज डिफरेंट देन सेम इज द आइसो मास, तो उसे क्या कहेंगे, आइसोबार। अब बच्चों इधर देखना, इसमें कौन होगा सम न्यूटोनिक में, इसमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होती है। ध्यान रखना, एटम नंबर और एटम मास दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है, परंतु इसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। मेरी बात सीखना। देन मैंने बोला सर इधर देखना, इसमें बोला जो एटम मास और एटम नंबर ये दोनों के दोनों अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। एटम मास और एटम नंबर दोनों क्या अलग होते हैं, पर इन दोनों के न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। न्यूट्रॉन नंबर जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। अब आया समझ में? देखो बच्चों, एटम नंबर अलग है, ये एटम नंबर अलग हो गया, एटम इसका 11, इसका 12 है। अगर यहाँ पर 11 होता, यहाँ पर 11 होता तो कौन होता, आइसोट्रॉप होता। अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पर 23 होता, यहाँ पर 23 होता तो कौन होता, आइसोबार। परंतु देखो ये भी अलग है और ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, दोनों क्या है, अलग है। तो पहली पहचान तो पता चल गई सर, अगर ऊपर नीचे वाला समान होता आइसोट्रॉप, ऊपर वाला समान होता आइसोबार। इसमें दोनों ही अलग अलग है, इसमें क्या है, दोनों ही अलग अलग है, तो कौन कहलाएगा, सब न्यूट्रॉन है। सर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, हमको चेक तो कराओ न्यूट्रॉन की संख्या कैसे बराबर होती है। तो अभी चेक कराते बच्चों, ये बताओ न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो आप क्या कहोगे, एटम मास माइनस एटम नंबर, क्या निकालोगे, एटम नंबर। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या को घटा लो। एटम मास में से आप क्या करना, एटम नंबर को क्या कर दो, घटा दो। अब न्यूट्रॉन की संख्या तो एक नहीं बेटा,
24 में 12 गए तो जो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटा रहा हूं। जब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटाऊंगा तो कितना आएगा, तो न्यूटन की संख्या कितनी आ गई, और 23 में से 11 घटेंगे तो क्या आ जाएंगे, 12। तो बताओ न्यूटन की संख्या क्या आ रही है, बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। जब न्यूटन की संख्या बराबर आ रही है उसी को क्या कहते हैं, सम न्यूटोनिक कहते हैं। मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपसे पूछूंगा, तो बताओ न्यूटन कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे मास में से नंबर घटा दो, अपने आप क्या निकल जाता है, सम न्यूटोनिक निकल जाएगा। अगर मैं आइसो बार निकाल, आइसो डायपर, अगर मैं आइसो डायपर निकालूं तो रासायनिक रूप से भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर होता है, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का अंतर समान हो, अंतर क्या हो, परिभाषा एक ही लाइन में मैंने पूरी खत्म कर दी। न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन संख्या का अंतर क्या हो, समान हो। अगर आपको ये एग्जांपल दिखाई दे रहा है क्या बच्चों, लो मैं यहां पर लिख देता हूं पूरा एग्जांपल। 94 प्लूटोनियम पीयू 239 और 92 यूरेनियम 235। पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन क्या दे रहा हूं, समस्थानिक है क्या। पेपर में रिएक्शन आ चुकी है और आपसे ऑप्शन है आइसोट्रॉप, समभारिक आइसोबार और तीसरा आ गया हमारा सम न्यूट्रॉनिक। तीसरा क्या आ गया, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक ऑप्शन में आ गया। और चौथा आ गया हमारा आइसोडाइपर, चौथा आ गया आइसोडाइपर। चौथा जब आइसोडाइपर आ गया, जो भी है ठीक है। अब सबसे पहले ये पेपर में आ गया, प्रश्न क्या आ गया, पेपर में आ गया। और आप ऑप्शन आपको दिए गए कि समस्थानिक, आइसोटॉप, आइसोबार और बेटा समटॉन्स, आइसोटॉन्स। तो आपको पहले ही बताओ, चेक कर लो सर नीचे वाली संख्या समान है क्या, तो ये समस्थानिक नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन उठा, ऊपर वाली संख्या समान है क्या, नहीं है, तो दूसरा भी गलत कर दो। अब तीसरा हमको पता है न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, देखेंगे। 39 में 14, 239 में से 239 में से कितने गए, 5, और 12 में से 9 गई, कितना गया, 145। बताओ इसका न्यूटन कितना आया होगा, इसका न्यूटन की संख्या कितना है, 145। अब इसकी न्यूटन की संख्या ज्ञात करना, 143, इसका कितना आ गया, 143। ये बताओ न्यूटन की संख्या बराबर हो रही है क्या, अगर न्यूटन की संख्या बराबर नहीं हो रही तो ये बच्चा कौन सा होगा, आइसोडाइपर। समस्थानिक, अगर सम न्यूटोनिक होता तो सम न्यूटोनिक में क्या होता, न्यूटन की संख्या क्या हो जाती, बराबर हो जाती। परंतु यहाँ पर बराबर नहीं है, एक की 45 आ रही है 145 और एक की आ रही है 143। अगर 145 इधर था और 145 यहाँ था तो हम कह लेते ये सब न्यूटोनिक है, कौन सा, आइसोटॉन्स। पर हमको अब कौन सा चेक करना है बच्चों, आइसोडाइपर है। आइसोडाइपर क्या होता है ये भी देख लो जल्दी से। मैंने आइसोडाइपर की परिभाषा आपको बताई थी। आइसोडाइपर की परिभाषा क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का अंतर, अंतर क्या होगा, समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या का अंतर क्या होता है, समान हो। सर ये कैसे कह रहे हो, हमको कैसे पता चलेगा समान है, तो मैं आपको बता देता हूं, समान बता देता हूं। इतना तो समझ में आ गया सर, ये समस्थानिक सम न्यूटोनिक। अब ये तो हमने चेक कर दिया है कि आइसोडाइपर है, परंतु क्वेश्चन की कई बार ये क्वेश्चन दे दिया उसने और पूछा जाएगा आइसोडाइपर संख्या क्या है। प्रश्न देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आइसो दिए गए वाक्य में आइसोडाइपर संख्या क्या है। आइसोडाइपर होता क्या, ये भी पूछा जा सकता है। तो आइसोडाइपर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का अंतर समान हो, उसी को क्या कहते हैं, आइसोडाइपर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। अब देखना बच्चों, निकालना सीखे। ये बताओ यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, कोई बच्चा बता देगा इसका प्रोटॉन कितना है, 94। प्रोटॉन कितना, ये तो तुम्हें आ रहा है 93। करना है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते, इसका न्यूट्रॉन निकालो। अब बताओ दो का अंतर देख रहा कितना आ रहा है,
से 92 कितना है, प्रोटॉन की संख्या का अंतर कितना आ गया 2। अब हमको क्या निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, 145 और इसकी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 143, दोनों का डिफरेंस कितना है 2। तो बताओ आया या नहीं आया, दोनों सेम। कहने का अर्थ है न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या का अंतर, देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई 2 और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर कितना आ गया 2, तो दोनों का अंतर समान होता है, उसी को क्या कहते हैं आइसोटाइपर कहते हैं। आया नहीं आया, आया हो तो ठीक है बच्चों, आया या नहीं आया। जब ये प्रकार का प्रश्न बन जाए बेटा, थोड़ा सा आपको देखते चलेंगे। एक बात और बताएगा, एक बार और बताएगा, जब आप एक बार और सीख लोगे ना, तो मैं एक बार और आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं लिख देता हूं 94 Pu 239 और यूरेनियम 92 235, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, आइसोटाइपर, ठीक है। तो परिभाषा आपको पता है क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन संख्या के अंतर बराबर होना चाहिए। अब हमको निकालना है बेटा, यहां से निकाल लेता हूं। देखो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का अंतर क्या हो, बराबर हो। अंतर कैसा हो, समान हो। तो प्रोटॉन की संख्या निकालूं तो प्रोटॉन की संख्या कितनी, यहाँ पर इसकी कितनी होती है 94, क्योंकि बता चुका हूं मैं आपको, इसकी संख्या प्रोटॉन की कितनी 90, इसका इस दोनों का अंतर कितना आ गया 94 से 92 गया, कितना गया 94, 2 गए 92। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 239 में से 94 घटाता हूं, 239 94 145, इसके न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 235 में से, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन निकाला जाता है किसमें निकाला जाता है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक संख्या हटा दी जाए तो कौन निकल जाता है, द्रव्यमान। अब देखिए बच्चों इसका अंतर कितना है 194, अंतर कितना है 2, यहां पर घटा दिया 145, यहां पर भी अंतर 2 और 145, तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप 2 होगा। आइसोटाइपर संख्या कितनी होती है 2 होती है, सेम समझ में। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस का मतलब है आपकी दिमाग खुल जाएगा कि वास्तव में ये प्रश्न आए हैं क्या, रेलवे में भी आए हैं। चलो थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा मुड़ गया है थोड़ा सा, चलो इधर देखेंगे, सबको दिखाई तो दे रहा है, सब बच्चे इधर देखते चलेंगे। अगर प्रश्न आया है क्वेश्चन नंबर 17 है, वैसे नाभिक में जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, किसकी संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। लो क्वेश्चन बताओ, न्यूट्रॉन की संख्या समान है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है और प्रोटॉन की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न होती है, तो कौन सा होगा। पहला है सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया, समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, बताओ। देखो हाँ वो था हमारा आइसोबार, तो इसका आंसर क्या निकालोगे, न्यूट्रॉन की संख्या समान। तो ये बताओ समभारिक में, किसमें, समभारिक में नीचे की संख्या समान थी या ऊपर की संख्या समान। एक बार और देखो, आप लोग गलत मत करना सवाल को, आप एक बार देखो समस्थानिक क्या है, जल्दी से देखो, जल्दी से। समभारिक में क्या होता है, देखो समभारिक में आपको क्या मिलेगा कि परमाणु क्रमांक तो द्रव्यमान संख्या जो भिन्न होती है, नीचे वाली संख्या क्या होगी और ऊपर वाली संख्या क्या होगी, समभारिक में आइसोबार में। और समस्थानिक में क्या होता है, नीचे वाली संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो वो सब न्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो बेटा अब एक बार मैं दिखाने के बाद आप क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना, न्यूट्रॉन की संख्या समान है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, देखो तो आंसर क्या लगाओ मुझे ये बता दो। बेटा अगर न्यूट्रॉन की संख्या सेम है तो सब न्यूट्रॉनिक होगा ना,
क्योंकि अगर क्या कह रहा है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, नीचे वाली संख्या अलग हो गई, नीचे वाली संख्या अलग हो गई तो समस्थानिक घटा दो। अब वो क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या समान हुआ, और न्यूट्रॉन की संख्या किसमें समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक में। ऐसे प्रश्न बनते हैं घुमाकर। अब दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, कौन सा, देखो प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ट्रिटियम नहीं, ये एक सही आंसर है, मतलब ये नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आया, इस तरह से प्रश्न बनेंगे। अब ये वाला प्रश्न बता दो मुझे जल्दी से, ये वाला प्रश्न सवाल है, अब मुझे ये प्रश्न बना लो, 36 के आर 86 तथा 37 के आर 87 क्या कहलाता है, जल्दी से 36 के आर बताओ जल्दी से। ये सवाल आ चुका है आप लोगों को, तो समझ में आएगा कि समस्थानिक संभावित कैसे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, अब हमको चेक करके बता दो, कॉपी का इस्तेमाल अब करना पड़ेगा तुमको। सम न्यूट्रॉनिक का समूह है, अब ये तो देख के बताओ, कुछ भी करो बच्चों, सम न्यूट्रॉनिक का समूह है। ऑप्शन बताओ, तुम बताओ। सब एक जैसे मिल रहे हैं, क्या लग रहा है, एक जैसे। ऑप्शन डी, सब न्यूट्रॉन में बराबर होना चाहिए। अगर हम डी की बात करें तो 14 में 6 गई, कितनी आ गई 8, 15 7 गई 8, 16 में 8 गई 8। और इसको एक बार और चेक करो, शायद ये भी हो सकता है, इसके 12 में 6 गई 6, 15 में 7 गई 8, नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। सब बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों देख रहे हैं क्या, आपको समस्थानिक आइसोटोप आइसोबार समझ में आ रहा है क्या, सी 6D, प्रजापति शिवा तिवारी, ठीक है। 21 वाले का आंसर डी वाला है बेटा, सब न्यूटोनिक का आंसर है डी। थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है प्रजापति साहब। हम बात करें थोड़ा और, लो आ गए आ गए। अब बात करो 3 लिथियम 7 4 बेरियम 8 आइसोटॉप है, आइसोबार है, आइसोटोन है, आइसो, बताओ सारे प्रकार। पहले को आइसो आइसोटोन, आइसोबार, तीसरे को आइसोटोन्स, और फिर क्या होता है, ठीक है बताओ आप, आइसो समूह बस। आइसोसोमर, तुम तो पहले, अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ गया कैसे तय करो, पहले तो अपनी थ्योरी लगाओ, आइसो हो सकता है या नहीं हो सकता, डिफरेंस। पहली बात तो सर, चलो इधर देख लो बेटा, समस्थानी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आइसोट्रॉप, क्या कहते हैं, आइसोट्रॉप। तो बेटा आइसोट्रॉप यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ये गलत कर दूं। आइसोबार, बार कहाँ है, ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या। आइसोटोन वही न्यूट्रॉनिक वाला, अब घटा के देख लो, 4 में से 7 में से 3 गई 4, और 8 में से, तो आंसर कौन सा निकल जाएगा, आइसोटोन। तो यही तो थोड़ा सा ध्यान रखते चलना है, आइसोटोन निकलेगा। पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, अब जैसे पूछा जाता है सवाल बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो और भी अच्छी बात होती है। ठीक है मेरे बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ जल्दी से, जो लाइव देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है क्या आइसोटोप, यस तो लिख दो सर। पिछला प्रजापति जी, शिवा, समझ में आ रहा है तो जल्दी लिखो, जल्दी ओके। अगर हमने क्वेश्चन नंबर 23 वाला जल्दी बताओ, जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर कौन सा, आइसोटोन, ये वाला ना, चेक कर लेते हैं। पहली बात तो समस्थानिक है नहीं, है नहीं। अब बचा 31 में 15 गए, कितने बचे, यहाँ पर बचा 16, यहाँ पर बचा 16, तो आंसर क्या होगा, सम सम न्यूट्रॉनिक, ये सम इलेक्ट्रॉनिक होता है।
इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भारत होती है। आइसो कहाँ गए आइसोमर? आइसोमर ये लिख दिया है बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि बच्चा ये देखे ये तो होता ही नहीं है कहाँ पढ़ा, इसलिए कंफ्यूजन करने के लिए क्या कर दिया एग्जामिनर ने लिख दिया। आप देखोगे तो इसी को लगाओगे, परंतु अपने तो पढ़े कितने, चार चार पर फोकस करना। ठीक है, सब बच्चे को समझ में आया? अगर ये बात समझ में आई है तो ये भी आपको ये समझ में आ गई, तो ये पूरा चैप्टर थोड़ा सा था समस्थानिक, संभारिक, समन्यूटॉनिक और आइसोडाइफर, इसके सवाल हमने कर दिए और दोनों सभी की थ्योरी पढ़ ली है। अगर हम थोड़ा सा और लेके चले, केमिकल रिएक्शन, क्या पढ़ने वाले? केमिकल रिएक्शन। सर केमिकल एक लगा देना सर इसमें। वो आपका जो पीडीएफ था ना बोला। सब बच्चों ध्यान से सुनो बच्चों, कोई भी दिक्कत है तो मैसेज करो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, सी सी शिवा, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। लगे हाँ हाँ ना बेटा, आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाली। कौन सा टॉपिक? केमिकल रिएक्शन। ये भी सिखा दूंगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले? रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़कर और अच्छे से अच्छे उसको कवर करना। अभी हम आज पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक क्रिया पढ़ने। सही बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं सारी केमिकल रिएक्शन को अभी आपके दिमाग में डाउनलोड कराने वाला हूं। सारी केमिकल रिएक्शन को दिमाग में डाउनलोड करा, थोड़ा सा आप थोड़ा सा धैर्य बनाते हुए चलो। अब ये सही हो या हमसे होता नहीं है। हाथ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। पढ़ने वाले हम रासायनिक अभिक्रिया। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है? टेढ़ा तो नहीं है? थोड़ा टेढ़ा है। बच्चों को, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत आएगी, ये कहेंगे कि ये टेढ़ा पढ़ा रहे हैं सर। अब हो रहा नहीं हमसे। चलें इधर देखेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगर हम पूरी धैर्यता से पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा मजा आएगा, पूरा मजेदार टॉपिक है। जैसे इक्वेशन करी थी आपने और पेपर में रिएक्शन दे देगा आपसे, फलानी फलानी रिएक्शन दे देगा, ऐसे रिएक्शन बनाकर दे देगा, आपसे उससे रिएक्शन का नाम पूछेगा कि कौन सी क्रियाएं रिएक्शन है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में, इसमें एक गूगल पर टाइप करो अभिकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जब तक जल्दी करो। अगर आपको पूछे जाए रासायनिक अभिक्रिया केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अतिक्रिया करके क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। अतिक्रिया या इंटरएक्शन करके क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में इंटरएक्शन करके परिवर्तन हो जाते हैं और एक या अधिक रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं, अभिकार को लिखा है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। ठीक है, अगर आपको दो शब्द आपको मिलेगा, अभिकारक को रिएक्टेंस और बेटा उत्पाद को प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, दो शब्द बोला। अब बच्चों, जो बच्चे ध्यान से सीख रहे हैं, मुझे थोड़ा ध्यान से जान रहे हैं, थोड़ा मुझे सीखने की कोशिश करना
केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल इक्वेशन कह लो, रिएक्शन कह लो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? उस पर सीख लो बस आप लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक या अधिक पदार्थ, एक या अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके, रिएक्ट करके, आपस में क्या करके, रिएक्ट करके नए पदार्थ का, नए पदार्थ में परिवर्तन हो जाते, नए पदार्थ में चेंज हो जाते। ये बहुत सरल टॉपिक है, जब आपको समझ में नहीं आएगा ना तो इससे कठिन टॉपिक है ही नहीं। मैं कोई भी टीचर इतनी आसानी से नहीं बता पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्या कह रहा हूं, केमिकल रिएक्शन क्या है या रासायनिक अभिक्रिया क्या है? इसमें क्या होता है, एक या अधिक पदार्थ, एक या अधिक पदार्थ या अधिक तत्व आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या बना देंगे, नए नए पदार्थ में परिवर्तन हो जाए। ये बताओ कहने का अर्थ है, जब जिंदगी अकेली अकेली चल रही थी तो उसके फायदे कुछ थे, अलग थे। जब शादी हो गई उसके फायदे क्या हो गए, अलग। तो जिंदगी जब अलग चल रही तो कोई रिएक्ट नहीं था हमारी जिंदगी में। दूसरे लोग जैसे हमारे दंपति या हमारा सहपाठी या हमारा जीवन साथी आ गया, तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया। अब रिएक्ट करने के बाद वो नया नया परिवर्तन लाएगा ना, उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी, नए दौर पे आ जाएगी। इसी तरह दो पदार्थ या दो अणु या दो तत्व ज्यादा से ज्यादा क्रिया करके नई जिंदगी बनाए, क्या बनाए, नए पदार्थ में परिवर्तन हो जाए। ये बताओ, लड़का था ए और लड़की बी है, इन दोनों की शादी करवा रहा हूं, अभी ये बैचलर है, शादी नहीं हुई, घूम रहे हैं, इन दोनों की अभी बैचलर है, कोई रिएक्ट नहीं हो रहा दोनों के बीच में। अब कुछ समय को इनकी क्या करवा दी हमने, शादी करवा दी, तो बताओ क्या बनेगा, ए भी बनेगा। तो बताओ पहले अलग अलग थे, अब क्या हो गए, एक जैसे हो गए। तो बताओ अब नया रूप में क्या हो गए, परिवर्तन हो गए। जब नए रूप में परिवर्तन हो जाए तो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जब ए शादी नहीं हुई थी, बढ़िया जी रहा था, बी भी बढ़िया जी रही थी, जब इनकी दोनों की शादी करा दी तो नया बन गया दंपत्ति। अब वो लड़की नहीं कहलाएगी, नए दौर में चालू हो रही है, तो इसकी जिंदगी में क्या आया, नया परिवर्तन आता है। इसी तरह आपको बताएं, दो पदार्थ या दो मॉलिक्यूल आपस में क्रिया कर लेते हैं और नए पदार्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या मेरी बात इतनी आप तक पहुंची है, क्या केमिकल रिएक्शन आप तक पहुंच गई, परिभाषा आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। अभिकारक समझ लो, अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है बेटा, रिएक्टेंस क्या होता है। अभिकारक को एक बार समझ लो, फिर आपको कुछ परेशानी नहीं आएगी। अभिकारक, रिएक्टेंस, टेंस, ठीक है, समझ लेना आप लोग। रिएक्टेंस होता है और एक होता है उत्पाद, उत्पादक, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन चलता है कि बताओ अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो बातों को भली भांति सिखा देता हूं, फिर मुझसे बाद में मत कहना। ये एक लड़का ए, लड़की कौन है, बी। ये बताओ अलग अलग है क्या, अभी रिलेशन में है? आप कहोगे हमें क्या पता रिलेशन में है या नहीं, आप बता दे अभी रिलेशन में नहीं है ये, ना महिला मित्र ने की है या ये पुरुष मित्र ने की, कुछ भी नहीं है, अभी ये बैचलर है। मतलब ना ये जानती इसको, ना ये जानता, कुछ भी नहीं जानता, अपनी अपनी जिंदगी को जी रहे। अब बात करें, जब तीर से पहले कुछ नहीं था, अलग अलग थे, कुछ कुछ नहीं हो रहा, ये अपनी जगह घर रहता था, ये अपने घर रहता, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। इसी को हम अभिकारक कहते हैं या रिएक्टेंस कहते हैं। अब समझ आया। अब इन दोनों की शादी हो गई और कुछ ना कुछ तो नया बना, अब ये बना दो, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब आ गया, अभिकारक क्या होते हैं,
समझ में आया? अगर इसी को पढ़ाने बैठता विकारक, अगर मैं साइंस की लैंग्वेज से पढ़ाता था विकारक कभी समझ में आता। तो हमें मूल रूप से अभिकारक समझ में आ गया, तीर से पहले क्रिया नहीं हो रही, ये वाला भाग रिएक्टेंस, और क्रिया होने के बाद भाग को क्या कहते हैं? शादी से पहले की जिंदगी को रिएक्टेंस, शादी के बाद की जिंदगी को प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आई बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बताओ। आप सही है, स्क्रीन ब्लैक है, ठीक है ठीक, आप सही है, ठीक है प्रजापति साहब, आप बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास है। ये समझ में आ गया रिएक्टेंस क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो पहली अभिक्रिया को मैं ना समझाते हुए कुछ मैं आपको अच्छी अच्छी अभिक्रिया पढ़ाने वाला। कौन सी अभिक्रिया? अच्छी अच्छी, जो पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, मेरे पास कुछ अभिक्रिया हैं, इसमें वैसे कम ही लिखी है, ठीक है। मेरे पास कुछ अभिक्रिया हैं, अभिक्रियाओं का नाम है, पहला अभिक्रिया संयोजक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? कंपोजिट रिएक्शन, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजक को कंफ्यूजन बोलते, कंपोजन बोलते साथ, हाँ कंपोजन रिएक्शन, ठीक है। कंपोजिशन बोलते, कंपोजिशन, कंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो इधर C प्लस O2 2H2 प्लस O2 S प्लस O2। बेटा एक बार सीख लो, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, CaOH का ट्वाइस। ठीक है बेटा, थोड़ा ये लिखते चलना बेटा, ये स्लाइड में भी नहीं, ये थोड़े बच्चों ये थोड़ा नोट करते चलना, शॉर्ट फॉर्म में नोट करते चलना, ये स्लाइड में दी नहीं गई है। सब बच्चे थोड़ा, मैं 2 मिनट पहले समझ लो, फिर 2 मिनट लिखने का समय दे दिया, पहले समझ लो, अगर समझ में आ गया तो वो अपने मन से भी लिख सकते चीजों को। हमने बोला संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब संयोजन अभिक्रिया में आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला क्या है, इसमें 2 अभिकारक, 2 रिएक्टेंस, या हम कह सकते हैं 2 अभिकारक या 2 रिएक्टेंस, 2 अभिकारक आपस में मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए? सिंगल प्रोडक्ट बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। बेटा बहुत सरल भाषा में समझा दूंगा, बहुत ही सरल भाषा। अभिकारक का मतलब पता है, रिएक्टेंस, और आपको सिंगल। तो बच्चों इतना देखना, बच्चों इधर मेरी तरफ से देखते चलना, 2 मिनट समय दे दूंगा, लिख लेना, काफी टाइम है, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, जाऊंगा शाम को, जाऊंगा रिकॉर्ड करने। मैंने बोला संयोजक अभिक्रिया क्या है, तो मैंने क्या बोला, 2 अभिकारक या 2 से ज्यादा रिएक्टेंस, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंस आपस में क्रिया करके सिंगल प्रोडक्ट बना। देखो तो ये बताओ, 1 2 आपस में क्रिया करेंगे, डबल हो गए, 2 अभिकारक हो गए, 2 रिएक्टेंस हो गए, क्या बनेगा? CO2। सिंगल क्या बनना है? प्रोडक्ट बनना है। सिंगल क्या बनना है? प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। 2H2 क्या बनना है? आपस में क्रिया करी तो 2H2, S प्लस O2, S प्लस O2 क्या बन जाएगा? SO2। क्यों? 2 रिएक्टेंस क्रिया कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? सिंगल रिएक्टेंस बना रहे हैं, इसी को बात करते हैं। अब बात करो यहां पर, ये देख लो, एक रिएक्टेंस और एक रिएक्टेंस, प्लस का निशान लगाना, एक रिएक्टेंस और रिएक्टेंस आपको मिलकर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन। नोट कर लो जल्दी से, फट फट, जल्दी से जल्दी करो, आज ज्यादा कलम करेंगे हम।
बच्चों ये बता दो, आपको समझ में आई क्या संयोजन अभिक्रिया? जल्दी से बताओ, जल्दी से। नोट करते चले बेटा, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। शिवा तिवारी, प्रजापति साहब सो गए क्या? कोई कमेंट नहीं कर रहा? कम से कम मैसेज कर दिया करो बेटा, जिससे हम आपकी कमेंट देख भी सकते हैं। आप कमेंट नहीं करोगे तो आज के बाद हम मैसेज नहीं देखेंगे आपके। ओके सर, जी सर। गायत्री जी बिल्कुल सही है, समझ में आ गया क्या? नोट हो गया होगा सभी बच्चों का? या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नहीं आता तो नोट कर लिया करो भैया, 2 मिनट दे देता हूँ। यूट्यूब पे चलाओगे तो आ जाएगा, क्यों? यूट्यूब पे नहीं चलता है। ठीक है, अगर बात करें कोयले का जलना, क्वेश्चन आ चुका है, कोई लिख लो। कोयले का जलना, कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया है। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। कोयले का बनना संयोजन क्रिया है, CO2 का बनना संयोजन क्रिया है, तो आप मोस्टली बता सकते हो। बेटा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया आप पढ़ने वाले हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजन, डिकम्पोजन रिएक्शन। अब इसको भी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मेरी बात ध्यान रखना पड़ेगा। वो बात क्या है, वो आपको बात बताता हूं। क्या ये बात करेंगे 2FeSO4 गिव आउट Fe2O3 प्लस SO2। ये आपका हो गया फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया। ये हो गया फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट। इसमें क्या होता है, एकल अभिकारक, सिंगल रिएक्टेंस, सिंगल अभिकारक या डबल कह लो या अधिक प्रोडक्ट के। अधिक क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अभी तो आपको सरल लग रही है, जब टिपिकल वाली आ जाएंगी ना फिर नहीं लगेगी सरल आपको। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से नोट करते हुए चले, जल्दी से जल्दी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने ये तो मोस्टली क्या है, उल्टी है। संयोजन की क्या है, उल्टी है। उसमें क्या होता था, डबल रिएक्टेशन और सिंगल प्रोडक्ट होता था। इसका क्या है, सिंगल अभिकारक अधिक प्रोडक्ट होता है। ये तो डबल
विपरीत है उसकी, ये उसकी विपरीत डायरेक्शन में आप देखोगे, इसको पढ़ोगे तो ये पूरी तरह से उसकी क्या है, विपरीत है। देखो इधर देख लो, सिंगल क्या है, रिएक्टेंस, और डबल क्या है, प्रोडक्ट। जब डबल प्रोडक्ट हो जाए उसी को क्या कहते हैं, वियोजन। ठीक है, संयोजन की उल्टी कौन है, वियोजन, और वियोजन की उल्टी कौन है, संयोजन। तो इसमें से कोई कतई आपको समझ नहीं, वो मतलब कतई आपको कह सकते समझ में आया होगा, ज्यादा से ज्यादा समझ में आया होगा, परंतु अभी तो सरल चल रही है। अब आप धुआंधार बनेगी तब आप कहोगे सर ये कैसे हो रही है, परंतु मैं वो भी कह रहा हूँ, वो गारंटी दे रहा हूँ, वो भी सरल भाषा में समझा दूंगा। कहां कहां से प्रश्न आएंगे वो भी बता चल रहा हूँ। पेपर में रिएक्शन बन के आएगी, बस पेपर में क्या आ गया, ये रिएक्शन बन के आ गई, और आपको ऑप्शन में दे रहा है। ये चैप्टर रिएक्शन ऑप्शन से करना है, आपको क्या करना है, ऑप्शन से। ऑप्शन अगर आपको संयोजन है तो पता चल जाएगा इधर कितना डबल होना चाहिए था। ऑप्शन में देख लो वियोजन है, तो वियोजन की क्रिया हो रही है, देख लो वियोजन, आप देख लो वियोजन ऐसे होता है, वियोजन हो रहा है क्या। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट विस्थापन। कौन सा, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर तीसरा आ रहा है बच्चों, तीसरा पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन क्रिया, या हम इसे डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देखते चलेंगे बच्चों साथ ही साथ। FeSO4 प्लस FeSO4 FeCuSO4 CuSO4 FeSO4 FeSO4 गिव आउट Cu, ठीक है। मैं वो भी एक रिएक्शन ले लेता हूं, वो भी रिएक्शन कर लेते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, C+O2 गिव आउट CO2, S+O2 गिव आउट SO2। बेटा थोड़ा सा इसमें टिपिकल आने वाला स्टार्ट है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को तोड़ देता है, तत्व को तोड़ता है, तोड़ देता है, तो यौगिक को या क्रियाशील तो उसके यौगिक विस्थापन कर सकते हैं। चलो बच्चों, नोट हो गया। चलो, पूरी की पूरी परिभाषा पीपीटी में दी गई, लाइन टू लाइन मिलेगी, पर हमने यहाँ पर शॉर्ट लिख दी है। मैथ वाला प्रश्न बताए बच्चों, तो एक बार ध्यान से सुनना, विस्थापन में अब चमकेगा तुम्हारा चांद। अब कंफ्यूजन पैदा होगी, सर 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 सर, कौन सा, सर सर सर, आप कहोगे सर 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 सर, ये तो सर, ये तो सर कौन सी बन रही है, दो अभिकारक मिल रहे हैं। अगर दो अभिकारक वाली क्रिया थी, मैंने आपको बताया, दो अभिकारक आपस में मिल जाए और सिंगल बनाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। अब आपके जैसी विस्थापन अभिक्रिया आई पेपर में, देखना बेटा, पिछला भी देखते चलना, कंफ्यूजन होंगे आप लोग, पर मैं कंफ्यूजन होने नहीं दूंगा आपका। मैंने बोला सर रिएक्शन आई FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu, आपने देख लिया ये दो क्या है, रिएक्टेंस। आपने दिमाग में देखा दो रिएक्टेंस, आप तुरंत क्या लगा दोगे, संयोजकता लगा दोगे, पर ये तो नहीं देख रहे कि यहाँ पर संयोजकता होगी तो सिंगल बनेगा, क्या बनेगा, सिंगल बनेगा।
अगर संयोजनता के वियोजन क्या होता है, यहां पर क्या होगा सिंगल, यहां पर डबल। अब यहां पर क्या विस्थापन में देख रहे हो बेटा, डबल और डबल। पहला पहचान तो यही है कि डबल और डबल मिल जाए विस्थापन, और सबसे बड़ी पहचान देखना है वियोजन, संयोजन और विस्थापन में थोड़ा सा मैं विविधता करवा रहा हूं, देखना इधर देखना। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को तोड़ देता है या वियोजित कर देता है, विस्थापन कर देता है। देखना इधर, एपी किससे का क्रिया करेगा, तो देखना एपी ने क्रिया की किससे, CuSO4, और देखना बना क्या एपी। तो बताओ इस बलवान व्यक्ति ने इसको तोड़ा है, तोड़ा या नहीं तोड़ा, और तोड़कर अपने हिस्से में कर लिया। इस व्यक्ति ये खुद तो टूटा नहीं, इस बलवान व्यक्ति ने इसको तोड़ दिया, इसको क्या कर लिया अपने पास मिला लिया। तो बताओ ये क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तोड़ रहा। अब देखना इधर, इधर भी कौन है, दो अभिकारक है, दो अभिकारक, परंतु ये क्रियाशील क्यों, ज्यादा ताकतवर नहीं है बेटा। ये तो बेटा क्रिया करके खुद इससे जॉइंट हो गया है, ये उससे क्या हो रहा है, जॉइंट हो रहा है। ये तो उसको तोड़ रहा है, और तोड़ कर क्या कर रहा है, अपने में ले रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कोई तोड़ ही नहीं रहा, ये तो क्या हो गया, दोस्ती कर रहा है, संयोजक कर रहा है। ये क्या कर रहा है, विस्थापन मतलब अपनी तरफ खींच लेता है, बाकी वो बाहर में जान दो। समझ में आ रहा है क्या। तो ये जो क्रिया है इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, आप देख लेना एक बार आप देख लेना, कई कई बार यहाँ पर ही दो अभिकारक मिलेंगे और यहाँ पर अभिकारक मिलेगा। तो विस्थापन में पहली बात तो दो दो मिलेंगे, दो रिएक्टेंस और दो प्रोडक्ट हो गए। अगर वो नहीं है फिर आप क्या करना, देख लेना ये वाला जो तत्व इसको तोड़ अपने इसको तोड़ कर अपने मिला रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा है तो समझना कौन सी क्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो हमने तीन अभिक्रिया पढ़ ली थी, संयोजन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया। एक पॉइंट लिख लो यही वैसी में जल्दी से, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, सही बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे लोगों, लोहे की कील को, कील 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 को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको। कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का सा नील हरा हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का सा हरा हो जाता है। समझ में आया, हल्का सा क्या हो जाता है। अब बताओ, ये बताओ विस्थापन पढ़ लिया। विस्थापन में क्या हो रहा है, प्रबल वाला दुर्बल को तोड़ रहा है। अगर यही द्विविस्थापन में चले तो, अब यहां पर आपने नोट कर लिया होगा, चौथी पांचवी हमारी रिएक्शन चल रही है, चौथी फोर्थ वाली रिएक्शन को देख लेंगे। अब आता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, अब यहां पर तुम लोगों का कंफ्यूजन ज्यादा होगा, वो कंफ्यूजन नहीं करना हमें। विस्थापन, द्विविस्थापन को डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं, NaSO4 प्लस BaCl2 BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaSO4 प्लस 2NaCl। अब आपके दिमाग में आने वाला है भूकंप। इसमें अभिकारकों के बीच, इसमें 2NaCl, इसमें अभिकारकों के बीच
आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ये आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड। बच्चों कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है पूछ लो मुझसे कमेंट करके, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लो। मैं चलो आ जाओ। लिख लिया बच्चों सब? विद्युत विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आपके मन में तूफान चल रहा होगा, सर विस्थापन की एक अभिक्रिया बोल देना मुझे थोड़ा सा। विस्थापन की अभिक्रिया बोलो। एन एपी सीयू SO4 गिव आउट एपी प्लस CO। इसमें थोड़ा सा अंतर देखेगा बस। ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये रिएक्शन आई और दोनों ऑप्शन में, पेपर में रिएक्शन ऊपर वाली आई और दोनों ऑप्शन में कि विस्थापन और द्विविस्थापन। अब भांग खाकर आए होगे तो नहीं कर पाओगे, मतलब इसमें थोड़ा दिमाग चले। बेटा इसमें क्या था, ये प्रबल एलिमेंट है, प्रबल एलिमेंट ध्रुवल एलिमेंट को तोड़ रहा है। यहां पर एलिमेंट है ध्रुव प्रबल, ये तो पूरा कंपाउंड है, ध्यान रखना। ये एलिमेंट तोड़ रहा था इसको। आप सोचोगे सर पेपर में जैसी आई आप लोग कहोगे दो इधर लगा दो विस्थापन, लगा दो द्विविस्थापन। परंतु ध्यान रखना एक एलिमेंट, एक पदार्थ दूसरे यौगिक को तोड़ेगा। ये बताओ ये कौन है? कंपाउंड है ना पूरा। तो कंपाउंड आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। देखो उधर Na ने क्रिया कर ली, देखो उधर, इधर देखना, यहां से बी ने किससे दोस्ती कर ली? SO4 से कर ली। Cl ने किससे करी? जा टूट तो नहीं रहा, ये खुद टूट के अलग हो रहे हैं। ये जाकर इसमें मिल गया, वो जाकर इसमें मिलेगा, परंतु ये क्या कर रहा है? ये इसको तोड़ रहा है तब मिला रहा है। ये खुद, ये देखो इधर, ये प्रबल वाला चीज इसी को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ पर FeSO4 लग जाता ना, FeSO4, तो ये प्रबल नहीं होता। ये अकेला तत्व ही है प्रबल। समझ में आया? अकेला तत्व ही प्रबल तोड़ने की क्षमता रखता है, कंपाउंड नहीं रख पाता। तो इतना देख लीजिए आप पेपर में करने से पहले, दो उधर ठीक है, परंतु देखना कोई एलिमेंट, अकेला एलिमेंट तोड़ रहा है क्या? अगर कंपाउंड के साथ तोड़ रहा है तो कौन होगा? द्विविस्थापन होगा। ये बात आप ध्यानपूर्वक चल देना। बेटा अपचयन क्या होता है? अपचयन देख लेते थोड़ा सा। अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है? अपचयन, ऑक्सीडेशन, उपचयन बहुत इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब आपका क्वेश्चन आता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन, उपचयन, उपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। बहुत इंपोर्टेंट है, यहां पर क्वेश्चन आ चुका है, ऑक्सीडेशन।
ठीक है, रिएक्शन लिख देता हूं। टू सी यू प्लस O2 गिव आउट C प्लस O2 गिव आउट PU प्लस 5O2। ठीक है, यहां पर हो गया 2Cu। ठीक है बच्चा, अब आपके मन में बहुत तसल्ली चलेगी, ध्यान रखना। अब आपके मन में क्या चलेगा? ब्रह्मास्त्र चलेगा। सर 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 सर, दो अभिकारक एक उत्पाद बन रहा है। अब दिमाग का भेजा खत्म कर दिया आपने। सर, दो अभिकारक और एकल उत्पाद बनना है। परंतु मैं ये अभिक्रिया भी बेटा कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन ही कहलाऊंगा इसको भी। ये भी क्या कहलाएगी? संयोजन कहलाएगी। अगर संयोजन ऑप्शन में नहीं होगा ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा? उपचयन, क्योंकि है तो वो भी गुड प्रॉपर्टीज की गुणवत्ता रख रही है। अब मैं आपसे पूछूं, उपचयन अभिक्रिया में दो बात याद रखनी, पूरी थ्योरी पीपीटी में डली है। अगर मैं आपसे बात करूं, पूरी पीपीटी की बात करूं, इसमें एक बात ये रखना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन जुड़ते हैं, और हाइड्रोजन जो होते हैं वो हट जाते हैं, निकल जाते हैं। हाइड्रोजन वाला एग्जांपल है कि हाइड्रोजन को हट जाता है। हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। दो बातें याद रख लो बस, और पूरी कहानी आपके पीपीटी में लिखी है। पूरी कहानी पीपीटी में लिखी है बच्चों, जल्दी से। हाँ का झुंड, हाँ का जुड़ना, जुड़ना, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाँ का जुड़ना नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना। शिवा तिवारी, अपहचान मतलब क्या है? अपहचान लिख रहा है। एक बार पढ़ो जल्दी से, फिर आपको और अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ाता हूँ। आज अच्छी अच्छी चीज पढ़ के जाएंगे। जुड़ना, शिवा तिवारी। आप पहचान हो गई, आप पहचान। चल ठीक है यार, पढ़ लो चुपचाप शांति से। चलो नोट हो गया। हाँ, अब आपके दिमाग में ऊधम मचने लगा। क्या मचने लगा? ऊधम। अब ऑप्शन में आपको बता दें, पहली बात तो आपके ऑप्शन में कौन सी क्रिया? संयोजन है, मैं लिख के दे रहा हूं। डबल अभिकारक एकल उत्पाद है, कोई शक की बात नहीं है। अगर ऑप्शन में वो नहीं है, क्या नहीं है? संयोजन नहीं, तो फिर आप क्या लगाओगे? उपचयन। उपचयन में क्या होता है? पहले उपचयन में ऑक्सीजन देख लेना। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ते हैं और हाइड्रोजन क्या हो? अगर हाइड्रोजन हो वो हट जाएगा, ऑक्सीजन क्या करेगी? जुड़ेगी। देखो, सीओ, सीयू लिखा है, सीओ के साथ कौन जुड़ गया? तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। C+O2 क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। Pu प्लस SO4, तो कौन जुड़ा है? O4 5O2, कौन जुड़ेगा? O। तो जब बेटा ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाए, ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए, तो कौन सी क्रिया कहलाएगी? अपचयन। अगर मान के चले यहाँ पर कोई हाइड्रोजन होता, तो वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता। तो आपको ये भी संयोजन अभिक्रिया में मना नहीं कर रहा, परंतु ये भी अपचयन अभिक्रिया होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक आएंगे, परंतु इसमें जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन जुड़े। इसमें क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन स्पेशल कह दिया है कि इसमें ऑक्सीजन ही जुड़ेंगे, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। सही बच्चे, समझ में आया? ठीक है, हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा। ऑप्शन लगा के देखना, आपका कोई किताब होगा तो आप लगा लो, कोई कल लगा के आना, कोई दिक्कत हो तो बता। ठीक है, अब आता है रिडक्शन अभिक्रिया। बस मेरी बात ध्यान से सुनना, आज सारे प्रश्न लग जाएंगे। पहला है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अगली अपचयन, ऑप्शन को कहते हैं रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है,
पहली वाली इंपोर्टेंट और दूसरी वाली ज्यादा है, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है। अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो पहले एग्जांपल लिख देता हूं, CuO प्लस H2 गिव आउट Cu प्लस H2O। इस पे कर लो, कोई दिक्कत। ZNO प्लस C प्लस Zn प्लस C, ठीक है। हाँ हाँ, आ गया, ठीक है बेटा। H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस S प्लस S। ऑक्सीजन का हटना, इसमें क्या हो जाएगा, दो बात है, ऑक्सीजन का हटना और बेटा हाइड्रोजन का क्या करना, हाइड्रोजन का जुड़ना, दो बातें याद करना, जल्दी नोट कर लो, फिर रिएक्शन समझाता हूं आपको अच्छी अच्छी वाली। चलो बच्चों, देखते चले सब बच्चे आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताओ जल्दी से। कोई बच्चे दिक्कत हो जल्दी बताओ। यहां पर क्या हो रहा है, उसमें अंतर है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन जुड़ता था हाइड्रोजन, कहने का अर्थ उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा। अब बताओ यहां पर कौन है, CuO, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है ना, अब ऑक्सीजन क्या हो, हटेगा। ZNO के साथ कौन लगा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, हटेगा। देख लो हट गया क्या, CO हट गया, अलग आ गया, पहले वाले एलिमेंट से अलग हो गया, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। ZNO वो इसके साथ जुड़ा था ना, वो क्या हो जाएगा, अब इसमें हट जाएगा। H2S देख लोगे इसके बाद, ये इसके साथ हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बेटा बेसिकली कहने का तो ऑक्सीजन पे ध्यान देना आप लोग, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। आई कुछ बात, बताओ जल्दी से। क्योंकि इसमें CuO था, वो अब ऑक्सीजन जुड़ा था इससे, अब यहाँ पर क्रिया हुई, C अलग हो गया, O अलग हो गया, अर्थात ये से झुंडे से कौन अलग हो गया, ऑक्सीजन, ये झुंडे से कौन हो गया, ऑक्सीजन। समझ में आया, एक बार घर पे आराम से पढ़ना, आराम से जाएगा। अब बात करते थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, मैं सीधी भाषा सरल भाषा में ही समझाता हूं, आपको समझ में आता है। सबसे पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय वह अभिक्रिया, इधर इधर देखो, उत्क्रमणीय क्या है ये बताओ, ये आपको बताना है थोड़ा सा बच्चा, उत्क्रमणीय को रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स में रिएक्शन क्या होता है, पेपर पूछा जाए।
मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूं। पानी है, पानी को आप जमा दो, पानी को आप जमा दोगे तो किस में बदल जाएगा? ठोस में, ठोस में बदल जाएगा। और बर्फ में बदल जाएगा। बर्फ को खुला छोड़ दो, किस में बदल जाएगा? तो बताओ, ये क्रिया ऐसे भी हो सकती है और क्रिया दोनों तरफ से हो रही है ना, रिवर्स हो रही है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे आपको बता दें, जैसे सी कार्बन की क्रिया किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा? CO2। और इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करने पड़ेंगे। अभी तो आपको लग रहा है सर ये भी तो ये हो सकती, संयोजन हो सकती, वियोजन होती, नहीं। चार ऑप्शन मिलेंगे, चार ऑप्शन में से छांटना पड़ता है, अन्यथा तो इसी को इस अभिक्रिया को कर ही नहीं पाए, हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी रिएक्शन क्या आप इसमें क्या दिख रहा है? आपको संयोजन दिख रहा है ना सर। इसमें आपको बता दें सर, ऑक्सीजन जुड़ रहा है सर, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। यही तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन जुड़ रहा है सर, परंतु मैंने क्या बोला? ऑप्शन के हिसाब से करना है। अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो उसके हिसाब से ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर मैं अनुत्क्रमणीय की बात करूं तो बेटा, अनुत्क्रमणीय की ये बताओ, दूध से क्या बन गया? दही। क्या वापस बना सकते इसको? दही, दही से दूध। तो एक बार हो जाने पर वो क्रिया को क्या कहते हैं? अनुत्क्रमण। ऊपर लिखा गया, एक बार होने के बाद जो क्रिया बंद हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल से करना है, एग्जाम्पल से। अगर एग्जाम्पल से नहीं करोगे तो ये क्रिया विक्रिया आपको खा जाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे? खा जाएंगी। अरे सर, अरे सर सर सर, आप कहाँ जा रहे हो सर? हमारी तरफ से क्या नाराजगी आपसे? लो भाई साहब, बिगड़ गया है, अब हमसे बिगड़ जाता है। 2 मिनट वेट बच्चा, ये हमसे नाराज हो जाता है बहुत, वापस करना पड़ेगा। एंगल चेंज हो गया सर, तीनों। अरे यार, हमें समझ में नहीं आ रहा, तेरे पास आया करके देख। हाँ अब आ रहा तेरे से, सही है सही, ठीक, बहुत बढ़िया। हाथ हाथ का खेल है। ठीक है, अब बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रिया नॉन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कर लोगे ना, ऑप्शन से करेंगे। अब जो सबसे चीजों को गहराई वाली चीजों को बताने पा रहा हूँ ना, थोड़ा सा देखते चलो। इसमें तो कोई मंद अभिक्रिया वगैरह पढ़ना तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना ये क्रिया है, किण्वन कैसी क्रिया है, ये क्वेश्चन आएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको एक प्रश्न बता देता हूँ, ज्यादा तो पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगना मंद अभिक्रिया है। लोहे में एक जैसी, लोहे में तुरंत जंग लग जाती है कि कुछ समय के बाद? किण्वन क्रिया जो होती है, किण्वन का मतलब दूध दही फटता है तो एकदम फट जाता है, धीमे धीमे फटता है, प्रोसेस होती है गर्मी के वहां। गोबर गैस का बनना कैसी क्रिया है? मंद। सीमेंट का बनना मंद। तो ये थोड़ा एग्जांपल ध्यान रखना और कुछ मत याद रखना। ठीक है, तीव्र रासायनिक छोड़ दो, कुछ और नहीं, ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी को। ऊष्मा छेपी पढ़ लो पहले, क्या पढ़ेंगे बच्चा? ऊष्मा, हमसे फिट जाएगा ये। अरे तेरा बड़ा हो जाए, ले आ, हो गया हो गया हो गया। अब तो मान गया मेरी बात। देखिए ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मा छेपी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें, इसमें कोई रिएक्शन नहीं आएगी, आपको बता दो। ऊष्मा छेपी ऊष्मा सूची में कोई रिएक्शन नहीं आएगी, जो पेपर में बता रहा हूँ प्रश्न वही बनेगा आपको बस, और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ऊष्मा छेपी, ठीक है, छेपी में वे रासायनिक अभिक्रिया जिन अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। छेपी, ऊष्मा निकलती है इसमें, क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है,
C प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन से क्रिया के लिए और क्या देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन से क्रिया के लिए तो क्या बनेगा CO2, साथ में कितना कैलोरी ऊर्जा निकली, तो छिपी मतलब ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, इतना रखना, क्योंकि पेपर में यही पूछा जाएगा, ऑप्शन देगा किसमें ऊर्जा निकलती, किसमें ऊर्जा संचित होती है। तो ऊर्जा निकलती है, उत्सर्जित होती है, वो कौन कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी। और एक और रहेगी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया में, हमने ये ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, ठीक है, रिडक्शन पढ़ लिया, ठीक है, वो भी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं। प्रकाश अभिक्रिया पता है कि आपको प्रकाश अभिक्रिया, बच्चों कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है किसी को दिक्कत, गुरु किसी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हर बच्चे को पता है, हर बच्चे को। क्या है बच्चा सर, फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन क्या है, प्रकाश संश्लेषण। देखो पता, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ CO2 है, CO2। पेड़ क्या करते हैं, बाहर से क्या लेते हैं, CO2, और जमीन से क्या लेते हैं, H2। और ये रिएक्शन याद कर लेना, बस रिएक्शन ही इंपोर्टेंट है इसकी, रिएक्शन। बाहर से क्या लेते हैं पेड़, CO2, जमीन से क्या लेते हैं, जल, क्रिया कर लेते हैं, क्या बनाते हैं, भोजन और ऑक्सीजन 6। ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछी जाएगी, रिएक्शन पूछ जाएगी कौन सी अभिक्रिया, ये तो आपको पहले से ही पता, इतनी ज्यादा मैं चर्चा नहीं कर। धातु क्षरण, लोहे पे जंग लगना क्या होता है, लोहे में जंग लगना संरक्षण का उच्च उदाहरण है, लोहा संरक्षण का क्या, अच्छा। या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ध्यान रखना, लोहे का जंग लगना कौन सी करण है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीक्रिया को ऑक्सीडेशन भी कहते थे। लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया है, ऑक्सीडेशन। बहुत इंपोर्टेंट है बच्चा, ये फैक्ट बहुत इंपोर्टेंट है कि लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण। और तो कोई ज्यादा वाली बात है नहीं, ठीक है। और एक बार आप देख लेना, गैल्वेनीकरण देख लेना, गैल्वेनीकरण बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना बच्चा आप लोग। क्या है, लोहा धातु पर जिंक धातु की परत चढ़ाने पर, लोहे पर क्या लगा दे बेटा, जिंक चढ़ा दिया जाए तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। बस बताओ क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, हमने पहला टॉपिक समझदारी कंप्लीट किया, रिएक्शन कंप्लीट किया, अब हम न्यूक्लियर पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उस पर भी आ जाते हैं हम, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक दे देता हूं सबको, 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं बच्चा, सब लोग आ जाओ। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय सल, 2 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं, 2 मिनट के बाद। इसमें वही वही टिक लगवा दूंगा जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है, बहुत सारा लिखा है इसमें। चलो, नाभिकीय विखंडन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। पहला तो फ्यूजन का ही मतलब क्या होता है, एक बड़ा पत्थर है, क्या है, इस पर प्रेशर लगाया तो ये 2 छोटे छोटे पत्थरों में टूट गया, विखंडन हो गया। एक बड़ा पत्थर था और उस पर दबाव लगाया, फोर्स लगाया, और ये छोटे छोटे पत्थर में क्या बदल गया, इसी तरह होता है। कहने का अर्थ है, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्टार्च मैन और हॉर्न के द्वारा देखा गया था। इन्होंने ही सबसे पहले, स्टार्च मैन एवं हॉर्न ने नाभिकीय विखंडन को प्राप्त किया या देखा गया। तो ये भी आपको क्वेश्चन बनेगा कि नाभिक विखंडन को किसने देखा था, स्टार्च मैन ने। नाभिक की प्रक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक, कौन सा नाभिक बेटा, बड़ा नाभिक या भारी न्यूक्लियस टूटता है और नाभिक विखंडन कहलाता है। समझ में आया, एक भारी नाभिक, कौन सा, एक भारी नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिक में क्या हो जाए, बदल जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब यहां पर आपको सबसे पहले बात कर रहा हूं, जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम के 2 भी खंड हो जाते हैं। मैंने आपको बताया 92U 235, 200, ये समस्थानिक है ना, समस्थानिक है बेटा। अगर बेटा यूरेनियम है, ये कौन है, यूरेनियम का समस्थानिक है। अगर यूरेनियम पर मैं बमबारी करा रहा हूं, किसकी, न्यूट्रॉन की, क्या करा रहा हूं, बमबारी करा रहा हूं। जैसे ही मैंने 92U 235 बड़ा नाभिक है, इस पर क्या करा रहा हूं, न्यूट्रॉन की क्या करा रहा हूं, बमबारी कर रहा हूं।
तो इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी होगी तो ये छोटे भागों में टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा ना। जब दो छोटे भागों में या अधिक भागों में टूट जाए उसी को तो क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं, नाभिकीय फ्यूजन कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाए तो यूरेनियम के दो खंडों में विभाजित हो जाए। तो बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिक में बट जाए तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। कोई दिक्कत? श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, एक बार पढ़ लेते हैं। जब यूरेनियम पर मंद गति के न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम नाभिक विखंडन की बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन से करता है। जब इसमें क्या हो रही है? न्यूटन की बमबारी हो रही है तो बहुत ज्यादा क्या निकलती है इसमें से? ऊर्जा। और कितने न्यूटन उत्सर्जित हो जाते हैं? बाहर 3 निकले। पढ़ लेना, मुझे ज्यादा खास नहीं लगा, परंतु जो खास है वो ये वाला है, नाभिकीय विखंडन किसने दिया था और नाभिकीय विखंडन होता क्या, परिभाषा से किसने बन सकता है। तो सभी बच्चों ये चैप्टर में आपको बता रहा हूं, वही वही पढ़ लेना, ठीक है। परमाणु बम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। परमाणु बम, एटम बम क्या होता है? सबसे पहले ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दे। आपको ये भी पता है यूरेनियम से परमाणु हथियार बनाए जाते हैं। आपने मूवी देखी क्या, परमाणु, जॉन अब्राहम की, जिसमें हमारे परमाणु बम का परीक्षण करता है वो। उसमें बोलता जाता है यूरेनियम, यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम चाहिए, थोरियम चाहिए, प्लूटोनियम चाहिए। तो यूरेनियम से बम बनाए जाते, प्लूटोनियम से भी बम बनाए जाते। ये हमारे नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है। तो बम बात करें, सबसे पहले परमाणु बम बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम 92U235 का उपयोग करते हैं। 92U235 यूरेनियम को कौन सा समस्थानिक करते? 92U235। और बेटा बम बनाने के लिए प्लूटोनियम 94 प्लूटोनियम 239 का उपयोग करते। पहली बात तो याद करना, आपने मूवी देखी हुई तो उसमें चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझे यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम का इस्तेमाल करो, प्लूटोनियम का। तो बम बनाने के लिए यूरेनियम का और प्लूटोनियम 94 प्लूटोनियम 239 का उपयोग करते हैं। या नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत का, ये भी इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। सबसे बड़ा तो इंपोर्टेंट यही है कि परमाणु जो बम बनता है वो किस सिद्धांत पर करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये। बम बनाए जाते यूरेनियम से और प्लूटोनियम से। और बेटा जब बम बनता है तो कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय फ्यूजन होता है। परमाणु बम का सर्वप्रथम उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर किया। बताया जाता है आज भी उनके नस्ल भी टेढ़े मेढ़े बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो परमाणु बम बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अब परमाणु बम बनाने पर क्या लगा दिया? रोक लगा दी है। क्या पता क्या कौन से देश क्या कर दे, गुस्से में आकर कर दे। पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही खराब है। पाकिस्तान में 200 रुपए किलो दूध है, कितना? 250-300 किलो, 300 रुपए किलो आटा। वहां की जनता भूखमरी में परेशान है। तो हमने बताया परमाणु बम, पहले जो मुख्य चीज है जो मैं उसको बताना चाहता हूँ। पहला सबसे बड़ा पॉइंट ये बनेगा नाभिकीय विखंडन, फिर यूरेनियम प्लूटोनियम बनेगा, ठीक है। ये याद कर लोगे आप लोग। चले नियंत्रण श्रृंखला भट्टी को देखेंगे डायरेक्ट, अब नाभिकीय रिएक्टर को देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर और महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो बेटा नाभिकीय रिएक्टर आपको पता है कि तमिलनाडु में हमारे नाभिकीय रिएक्टर, भूगोल पढ़ते हो आप लोग तो उसमें बताया जाता है बहुत सारे नाभिकीय रिएक्टर, ध्यान नहीं आ रहा है, काकरापाड़ा भी गुजरात वगैरह में, और कलपक्कम हमारे नाभिकीय रिएक्टर है, और वो राजस्थान में भी हमारा नाभिकीय रिएक्टर। तो बेटा इसमें क्या करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा कौन लाता है बेटा? यूरेनियम, थोरियम। नाभिकीय ऊर्जा लाने का किसका उपयोग करते हैं? परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा प्राप्त करके किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम का। यूरेनियम के ऊपर ही तो न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं आप जानते हो भली बात ही। नाभिकीय ऊर्जा को पहले किसमें बदल जाते हैं? ऊष्मा में बदल लेते हैं, ऊष्मा एनर्जी बदल लेते हैं। फिर ऊष्मा से क्या बनाती है? विद्युत ऊर्जा। तो आजकल हम बात करें आपसे कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग क्यों करते, तो हम बता सकते हैं विद्युत ऊर्जा का उपयोग बनाने में, ठीक है।
अब बात करेंगे परमाणु रिएक्टर भट्टी कहला, इसमें होने वाली विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य कटोरा, ओके ओके। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, जो बताया किसका उपयोग करते हैं, यूरेनियम। जो हमारी भट्टी जो होगी, रिएक्टर जो होगा, उसमें यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं और प्लूटोनियम 239। ये इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि हमारी नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी में किस ईंधन का उपयोग करते हो, तो आपको क्या लगाना है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का। रिएक्टर में मंदक रूप में, मतलब धीमा करने के लिए मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, भारी जल। ये बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत। D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल। तो रिएक्टर में रिएक्टर को मंदक करने के लिए, धीमा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, D2O का उपयोग किया जाता है। और साथ में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट। ये दोनों प्रश्न कई बार रिपीट हुए, बहुत बार रिपीट हुए, बहुत बार। घर पे जाकर जैसी पीपीटी मिले तो उसको अच्छे से चाप लेना बेटा, ठीक है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को क्या कर देता है, धीमा। मतलब तीव्रता को कम करता है। तो रिएक्टर में मंदक रूप में D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल छड़ के रूप में हमारी परमाणु भट्टी होती है, रिएक्टर होते हैं, उसमें कंट्रोल छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कैडमियम और बोरॉन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको दिमाग में छपा लो। कैडमियम और बोरॉन कंट्रोल छड़ के रूप में। ये बताओ भट्टी में क्या होता है, एक छड़ डाल देते हैं और वो कैडमियम बोरॉन की बनी होती है, जिसके कारण न्यूट्रॉन उसमें चिपक जाते हैं। और न्यूट्रॉन चिपक जाए तो क्रिया अपने आप क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्योंकि यूरेनियम पे कौन कार्य कर रहा है, न्यूट्रॉन कर रहा है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के द्वारा निकलने वाले 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। तो मैंने अभी बताया सबसे मुख्य चीज क्या है, नाभिक रिएक्टर से क्या प्राप्त है, विद्युत ऊर्जा। और कोई दिक्कत, नाभिकीय संलयन क्या होगा, जुड़ना। वहां पर फ्यूजन का मतलब क्या था, यहां पर फ्यूजन लिख दिया, फ्यूजन होगा, सही। जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में, दो या दो से अधिक नाभिक आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। क्या करेंगे, तो बेटा यहां पर देखना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है बच्चा। तो यहां पर आपको पता है कि दो या दो से अधिक नाविक आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, नाभिकीय संलयन कहलाए। और देखते रहना आप लोग, ज्यादा मुझे पर सूर्य, देखो ये वाला पॉइंट अच्छा है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा। ये वाला प्रश्न अंडरलाइन कर लेना, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो। सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा प्रकाश जो किसका उदाहरण है, नाभिकीय संलयन का। ये प्रश्न आएगा बस, ठीक है। हाइड्रोजन बम क्या होता है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था, नाभिकीय संलयन पे आधारित है बच्चा, फ्यूजन पर। किस पर आधारित है, फ्यूजन पर। ध्यान रखना, सूर्य का ताप, ऊर्जा, ये सारी की सारी नाभिकीय फ्यूजन पर, फ्यूजन पर आधारित है। और ये हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है बेटा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट हुआ है। और कुछ करो या ना करो, ये पॉइंट याद करना, हाइड्रोजन बम वाला। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आपका आधारित है। सूर्य, तारे, ताप, ऊर्जा, ये भी सब नाभिकीय संलयन पे आधारित है। इतनी बात मेरी कवर हुई क्या दिमाग में, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। लेंदी का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको याद करने वाला टॉपिक है ये, थोड़ा सा, ठीक है। रेडियो सक्रियता एक्टिविटी की देख ले थोड़ा सा, अल्फा करें। हाइड्रोजन बम आपको समझ में आ गया बेटा, हाइड्रोजन किस पे आधारित होता है, बहुत बढ़िया।
रेडियो सक्रियता क्या है? प्रकृति में पाए जाने वे तत्व जो विखंडित होकर कुछ आदर्श किरणें छोड़ते हैं, आदर्श किरणें छोड़ते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व क्या, थोड़ा सा बात सीख लेते हैं इसकी भी। एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक को एक पत्थर मिला। क्या मिला? पत्थर मिला। हमारे यहाँ एक चमकीला सा पत्थर मिल जाए ना, मंदिर में रख देते हैं, पूजा करते हैं। हमारी श्रद्धा है चमकीले पत्थर में भोले बाबा होते हैं। वैज्ञानिक को एक चमकीला पत्थर मिला, और जैसे उसको चमकीला पत्थर मिला तो उसने सोचना चालू कर दिया कि चमक क्यों रहा है, ऐसे इसमें क्या ऐसी गुणवत्ता है कि ये चमक रहा है। और हमें चमकीला पत्थर मिल जाए तो हम क्या करते हैं? मंदिर में रखते हैं, सुबह शाम मूर्ति बोल अगरबत्ती लगाते हैं। परंतु वैज्ञानिक को चमकीला पत्थर मिला, और मिलने के कारण उसने खोज करना स्टार्ट कर दी कि ये चमकता क्यों है, चमकीला पत्थर चमकता क्यों। ये बात समझ में आ रही? फिर उसने कहा, उसको चमकीले पत्थर को एक कमरे में रख दिया, अंधेरे कमरे में। किसमें रख दिया? अंधेरे कमरे में रख दिया। और एक साधारण पत्थर एक कमरे में रख दिया। ये चमकीला पत्थर है, ये साधारण पत्थर है, ठीक है। और इसके सामने एक वस्तु रख दी। क्या रख दी? और इसके सामने भी एक वस्तु रख दी। ये साधारण है, चमकीला। एक महीने के बाद वैज्ञानिक ने देखा ये वस्तु काली पड़ रही थी। क्या पड़ने लगी? काली पड़ने लगी। और ये वस्तु सफेद थी। तो वैज्ञानिक ने कहा कि इसमें से कोई ना कोई किरण जरूर निकलती है। क्या? इसमें से कोई ना कोई रे जरूर निकल रही है, जिसके कारण ये पत्थर क्या हो गया? काला हो गया। तो रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो अपने शरीर में से क्या निकालते हैं? आदर्श किरणें निकालते हैं। आदर्श किरणें निकालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आदर्श का मतलब इन्हें देख नहीं सकते ना। बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन को देख रहे हैं क्या? नहीं। तो ऐसे तत्व जिसे हम देख नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। परमाणु 83 से अधिक के सभी तत्व रेडियो एक्टिव थे। जो पीरियोडिक टेबल जाओगे ना, पीरियोडिक टेबल में 83 से अधिक वाले सारे के सारे तत्व क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। रेडियो तत्व की सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया कि रेडियो एक्टिव तत्व सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। यह प्रश्न दिमाग में छपा लेना कि रेडियो सक्रियता की इकाई, रेडियो सक्रियता की इकाई हमारी क्यूरी होती है। कौन होती है? क्यूरी। बच्चों देख लो, थोड़ा सा कोई दिक्कत हो तो। चलो आ जाओ। कौन होती है बच्चों? क्यूरी होती है। रेडियो सक्रियता किरणों को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से गुजारा जा सकता है। एक चुंबक का क्षेत्र बना लो, उससे गुजारा जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड बना लो। ये तीन प्रकार की होती है। एक अल्फा किरणें होती है, एक बीटा किरणें होती है, गामा होती है। ये किरणें धन आवेश अति सूक्ष्म कणों की बनी होती है। ये बताओ, अल्फा कणों पर कौन सा आवेश है? पॉजिटिव आवेश होगा। तो बताओ ये किसकी ओर बढ़ेगी? कहने का अर्थ है बच्चा, ये अल्फा कण है। कौन सा कण है? चलो पूरा पढ़ लेते तब बताएं। धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है तब किरणें जीव कोशिका को नष्ट कर देती है। तो बेटा इधर देखेंगे, इधर 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 इधर। हमको नहीं पता है अल्फा, अल्फा किरणें, बीटा, गामा, ठीक है। ये पूरा का पूरा बनाए। ये किरणें चलेंगी, ये भी किरणें चलेंगी, और ये भी। ये पॉजिटिव आवेश, और बीटा को कहाँ लगाऊं? बीटा को इसकी ओर लगा देता हूं। बीटा को यहाँ पर लगा देता हूँ। गामा इधर हो गया और बीटा इधर। चलो ये पॉजिटिव है माइनस, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया या माइनस। तो बेटा जब इन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से इस किरणों को निकाला गया, अल्फा किरणों को क्या किया? गुजारा गया। अब इसमें अल्फा किरणों की ओर गुजारा गया, तो ये अल्फा किरणें जो थी ना, वो किसकी ओर मुड़ गई? धनात्मक की ओर मुड़ गई। सीधे नहीं गई, वो किसकी ओर मुड़ गई? धनात्मक की। तो वैज्ञानिकों ने कहा जो ये धनात्मक है। और बीटा किरणें सीधी ना जाकर किसकी ओर मुड़ गई?
ऋणात्मक की, तो उन्होंने कहा ऋणात्मक है। ये गामा किरण कहीं नहीं मिली, सीधी चली गई, तो ये कैसी? तो उदासीन। तो हमेशा हाँ उदासीन। हमेशा बीटा किरणों पर कौन सा आवेश अत्यंत सूक्ष्म होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। और बेटा गामा किरणों पर कैसे होता है? उदासीन। ठीक है, ठीक। और इसमें ज्यादा कोई फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें देख लेना, अदरकाई वगैरह कोई ज्यादा वो नहीं है, तो इसमें बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने अभी बच्चों, सही बच्चों ऑनलाइन वाले देख रहे हैं उनको भी ध्यान रखें। सब बच्चे ऑनलाइन क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आ गया जो पेपर में आने की कगार पे शायद आ भी सकता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसमें एक चीज लिख लो, प्राकृतिक गैसों का दहन होना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कुछ लिखो बच्चों, प्राकृतिक गैसों का दहन होना। प्राकृतिक गैसों का दहन होना। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही बच्चों? आवाज 11-12 में ग्रेजुएशन में कॉलेज में 5 साल। चलो आवाज आ रही है। तो हमने बोला प्राकृतिक गैसों का दहन, कौमा श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया, कौमा श्वसन क्रिया, कौमा सड़े गले सब्जी, सड़ी गली सब्जी, सड़ी गली सब्जी का विघटन होना, सड़ी गली सब्जी का विघटन होना, का विघटन होना आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो बच्चों ये टॉपिक हो गया यहाँ पर खत्म। आज हमने 2 से 3 टॉपिक खत्म किए। एक समस्थानिक, एक केमिकल रिएक्शन, और हमने नाभिकीय बंध। कल बचेगा थोड़ा बहुत टॉपिक, कल खत्म करेंगे। परसों हमें केमिस्ट्री को क्या कर देंगे? डी एंड कर देंगे, फिजिक्स चालू कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगाओ अभ्यास। जितने भी टॉपिक है फिजिक्स से 8, 10, 12 टॉपिक है, सारे टॉपिक आते हैं। आज 3 टॉपिक हो गए, कल 2, 3 कल हो गए थे। इसी तरह ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा रहे हैं। कल हमने शायद बहुलक पढ़ा लेंगे, बहुलक या परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल सिद्धांत पढ़ा लें, बहुलक पढ़ा लें, प्लास्टिक पढ़ा लें, कांच पढ़ा लेंगे। मोस्टली 2-3 आराम से कंप्लीट करा दूंगा। 2 दिन आज 22 हो गए, कल का 23, 24, 25 को लास्ट क्लास हुई केमिस्ट्री। 25 को आपकी क्या चलेगी? टॉपिक 10-12 टॉपिक जो इंपोर्टेंट है वो भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते। बेटा एक और बात जाते जाते बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस सीट या प्रैक्टिस सेट लगाओ। अब ज्यादा समय नहीं बचा, क्योंकि 15 दिन में जितना हो सकता है उतना आपको करा दिया है। और जितना ज्यादा हो प्रैक्टिस लगाओ, टेस्ट लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, जो भी ऑब्जेक्टिव वो लगाओ, और अपनी तैयार को सतर्क रखो। क्योंकि पढ़ाई कहने का अर्थ है कंपटीशन आपका तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। एक बार पीएससी में इतना कंपटीशन नहीं है, पीएससी में 3-4 चरण होते हैं। प्री निकाल लोगे, मेंस में रह जाओ, मेंस निकाल लो इंटर हुए, तो उसमें तो वही सिलेक्टेड बच्चा जाता है, क्रिम क्रिम जाता है। इसमें क्रिम क्रिम नहीं, इसमें तो गधा घोड़ा सब मिक्स जाते हैं। ठीक है, तो मैं राहुल सिंह आज की क्लास में आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं नई क्लास में बड़े आनंद के साथ। थैंक यू सबको, नमस्कार, धन्यवाद।